Yeah, good afternoon. This is lecture number 2 of chemistry, metals and non-metal chapter. I have NCERT class and chemistry in my hand. First of all, I would like to discuss some questions which are given on page number 4040. If you have your NCERT with you, you can write down the answer side by side. Question number 1 says, give an example of a metal which is liquid at room temperature. Mercury, very right. Mercury is the correct answer. You can write down mercury. The symbol of mercury is Hg, right? Second is, which can be cut easily with a knife. Sodium and potassium. I told you yesterday only, these are the two metals which can easily be cut with a knife. Sodium and potassium can easily be cut with a knife. Name a metal which is the best conductor of heat. Silver is the correct answer, very right. Name a metal which is a poor conductor of heat. Lead. L-E-A-D, lead. Right? Lead symbol is Pb. Capital P, small b. It is a poor conductor of heat. Mercury. No, not mercury. Lead is a poor conductor of heat. Second is, explain the meaning of malleable and ductile. You know the meaning of malleable. Metal can be beaten into thin sheets. This property is called malleability, and metals can be drawn into thin wires. This is called ductility property. Gold is the most ductile element. I have already told you. Okay class, now we are starting with lecture number 2 in which we will study chemical properties in detail of metals and non-metals. In chemical properties, my dear students, first is what happens when metal is burned in air? What happens when metals are burnt in air? अगर आप इन्हें एयर में बर्न करते हैं तो क्या होगा? मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी क्लास, मेटल को एयर में बर्न करना है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन करानी है, ठीक है? तो इसकी जो मेन हेडिंग है वो ये होगी, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। बाकी आपकी क्रिस क्रॉस और इसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर, मेरे पास नोट्स हैं ये, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। फर्स्ट पार्ट है जैसे कि कॉपर ले लो। कॉपर भी दो टाइप है, क्यूप्रस क्यूप्रिक। यहाँ पर कॉपर विद वैलेंसी 2 लिया है मैंने, तभी रोमन में लिख रहा हूँ। क्यूप्रस हमेशा छोटा, OUS हमेशा छोटा, IC हमेशा बड़ा, ये याद रखना। यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 है, ठीक है? रोमन में मैंने लिख भी दिया है। ये क्या बनाएगा क्लास? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। वैसे तो वैलेंसी के लिए मैंने पहले भी कहा है, मेरे बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, फिर भी एक आध क्रिस क्रॉस कंसेप्ट में बता देता हूँ कि ये CuO क्यों बना, Cu2O क्यों नहीं बना, या CuO2 क्यों बना? क्योंकि यहाँ दोनों की वैलेंसी 2 थी, कैंसिल हो गया 1-1, तो बना CuO। तो ध्यान से देखिए, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। क्लास नोट्स में तो मैंने कंपाउंड्स के भी नाम लिखे हुए हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ मैं बोल पाऊंगा नेम्स। अगर किसी का भी नेम ना पता हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती बेटा, बैलेंस खुद करनी होती है, राइट? जैसे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, गैस करो क्या बनेगा? Al2O, Al2O3, वेरी राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? ये बना कैसे बेटा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+, ऑक्सीजन की है 2-, तो ये बन गया Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड ये सारी रिएक्शन मैंने NCERT से ली है क्लास, तो NCERT के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, अभी नोट्स भी वैसे बने हुए हैं। अगर यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या सिंपली एल्यूमिनियम क्लोराइड, और वाटर अलग हो जाएगा। यहाँ मैंने बैलेंसिंग भी कर रखी है तो मैं लिख देता हूँ, वरना बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती बेटा, वो आपको खुद ही करनी होती है, राइट? बैलेंसिंग आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने ऑलरेडी समझा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि बैलेंस कैसे होनी है रिएक्शन, ठीक है? पर यहाँ बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है तो मैं लिख देता हूँ, बट बैलेंसिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिलके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। यही फोर्थ पार्ट जो है बेटा, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है,
स्ट्रॉन्ग बेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी क्लास, प्लस वाटर अलग हो जाता है। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब क्लासेस में कुछ और भी रिएक्शन है, इसके सब पार्ट में है, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पहले डाल रखी है। सोडियम और पोटेशियम थोड़े हाईली रिएक्टिव होते हैं उनकी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने बताया था मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। आप ध्यान रखना मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड, इतना ध्यान रखना। और सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अगर ये वाटर लिक्विड स्टेज में करेंगे, देखिए सोडियम ऑक्साइड और वाटर अगर रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब H2 नहीं बनाएगा साथ में, या वाटर नहीं बनाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, याद रखना। और एक इसी में एक और है हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये भी अगर H2O के साथ करेगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वेरी राइट, ठीक है ना। आपको सभी के नाम पता ही हैं, किसी का भी नाम या स्टेट पे प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लास जो हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक है उसमें ये कुछ रिएक्शंस हैं, याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने Cu प्लस O2 लिखवा दी तो आपको यही याद रखनी है, और भी रिएक्शंस हो सकती है, कैल्शियम के साथ भी हो सकती है, वो भी मेटल है। पर सभी रिएक्शन आपको लैब में पहले टेस्टिफाई करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा अगर बोले कि भाई आयरन प्लस वाटर गिव दिस, तो आयरन के बारे में ये बात है कि आयरन सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है, ना वो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है ना गर्म पानी से करता है। तो कोई भी रिएक्शन बोलने से पहले आपको वो रिएक्शन लैब में क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो जितनी रिएक्शन सबसे पहले तो NCERT में गिवन है, आप वो कोशिश कीजिए कि आपको लर्न हो जाए, राइट। ओके, सेकंड वाला है हमारा मेटल्स रिएक्शन विद वाटर। सेकंड है मेटल्स रिएक्शन विद वाटर। ध्यान दीजिए क्लास, इसमें दो सब टाइप्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। पहला है मेटल प्लस वाटर, वही सेम जो आपको अभी बताया था मैंने, जो ऊपर लिखा हुआ है मेटल प्लस वाटर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और इसी में बेटा सेकंड में अगर यही मेटल ऑक्साइड कि आप वाटर से करा दो फिर से, तो ये क्या बनाएगा, डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब आप एक काम करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप इन्हें ऐड करोगे ना, देखो मेटल हाइड्रोक्साइड से ये मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बच जाएगी, मेटल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे मैथमेटिक्स में एडिंग करते हो बिल्कुल वैसे ही, प्लस हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। लेकिन ऐसा किस केस में होगा, ऐसा कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के केस में होगा, जैसे कि पोटेशियम के केस में अगर आप डायरेक्ट कराना चाह रहे हो, या सोडियम के केस में होगा, ठीक है, या कैल्शियम के केस में जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है उस केस में भी हो सकता है। अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पर सेकंड की, जैसे पहली रिएक्शन है जो इसी के बेसिस पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा, मेटल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पोटेशियम लिया, पोटेशियम की वाटर के साथ कराई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कराना डायरेक्ट, ठीक है ना। तो बताइए क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वेरी राइट। डायरेक्ट इसको देखो, जो फाइनल बन गया ये, इस वाले पे फोकस करो, प्लस हाइड्रोजन बनेगा प्लस हीट एंड एनर्जी। ये दोनों ही पोटेशियम और सोडियम मैंने बताया था वाटर के साथ वैसे भी जब भी ये मिलते हैं तो एक्सोथर्मिक होती है इनकी रिएक्शन, हीट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इवॉल्व होती है, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा इसकी बी देखो, सोडियम, आप बेटा बैलेंसिंग की चिंता मत करो, वो बाद में कर सकते हो, मेन कंटेंट पे ध्यान दो कि मेटल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो बेटा ये आ गया 2Na जो कि सॉलिड है, प्लस 2H2O जो कि लिक्विड है, इट गिव्स 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी
और प्लस ये डेल्टा वैसे हीट एंड एनर्जी का ही सिंबल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। इसमें एक और रिएक्शन है बेटा, Ca+2H2 कैल्शियम, ये बनाएगा स्लेक लाइन डायरेक्टली, स्लेक लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आई होप आप सबको इनके नाम पता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, मैं रीड कर देता हूँ। इसके अलावा भी अधिकतर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कई जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और वो एल्कलीज बनाते हैं, जैसा कि इन दो रिएक्शन में हमें बताया था, तभी मैंने इनके साथ एक्वस लिखा था। मैं फिर से बता देता हूँ, अधिकतर मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर कई ऐसे होते हैं सॉल्युबल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, तभी इनको एल्कलीज कहते हैं, राइट। इसके अलावा बेटा यहाँ पर दो रिएक्शन और हैं जो मैं आप बोलो तो बता सकता हूँ, इसी में ले लेते हैं 7th में, जैसे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO बनाएगा, ठीक है ना। कॉपर प्लस ऑक्सीजन ऑलरेडी मैंने लिख दिया, ओके। एक और प्रोसेस है बेटा एनोडाइजिंग, मैंने आपको कोरोजन के बारे में बताया था फर्स्ट चैप्टर में, व्हेन metals come in contact with air and moisture then its topmost layer is eaten up, तो हम कहते हैं मेटल कोरोड हो गया, और आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। बाकी सभी केसेस में अधिकतर, जैसे आयरन से बहुत नुकसान होता है, अगर आयरन में कोरोड हो जाए, आयरन रस्ट हो जाए तो गल जाता है, पूरा खराब हो जाता है, लेकिन एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसके केस में कोरोजन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। गेस कर सकते हो कौन सा है वो एलिमेंट जिसमें कोरोजन हेल्पफुल है? वो है एल्यूमिनियम। क्या नाम है उसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर जब वो Al+O2 रिएक्शन होती है, Al+O2 gives Al2O3, लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, ये लिखी हुई है ऑलरेडी। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जब भी कोरोड होता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रिवेंटिव लेयर आ जाती है जो इसको फर्दर कोरोड होने से बचाती है। आप एल्यूमिनियम डोर्स कहीं भी देख लेना, ऑफिसेस वगैरह में यूज होते हैं, थोड़ा सा उनका ना ब्लैक हो जाते हैं मतलब समय के साथ, पर वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं क्योंकि उस पर कोरोजन का असर नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑलरेडी प्रिवेंटिव लेयर आ गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब एयर या मॉइस्चर जो भी एक्ट करेगा पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे एक्ट करेगा, राइट। तो ये बात क्लास आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में लिखी हुई है तो ध्यान रखना, ओके। कैल्शियम की बात करें, ये जो अभी रिएक्शन लिखी मैंने, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो इस रिएक्शन में जो कैल्शियम होता है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसके जो बबल होते हैं वो अपर वाली लेयर के साथ स्टिक होके रह जाते हैं, ठीक है क्लास। तो ये था हमारा सेकंड वाले में। कुछ और भी हैं, जैसे जिंक के साथ यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, मैं एनसीईआरटी से अभी आपको रीड करके भी बताता हूँ। ये जो मैं सब लिख रहा हूँ ना, पेज नंबर 43 पर है एनसीईआरटी में। कई ऐसी हैं जो ठंडे पानी के साथ होंगी, कई ऐसी हैं जो गर्म पानी के साथ होंगी, तो पेज नंबर 43 पे बड़े अच्छे से आपने रीड करना है, ओके। अब इसकी बात करें, और भी रिएक्शन है, जैसे जिंक की है। अब जिंक जो है वो स्टीम से करेगा, ना ठंडे पानी से करेगा ना गर्म पानी से करेगा, जिंक स्टीम से करेगा। ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। एल्यूमिनियम की बात करें बेटा, एल्यूमिनियम ये भी स्टीम से करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ बैलेंसिंग की फिक्र मत करना, बैलेंस बाद में कर लेना इक्वेशन को, मेन उसके प्रोडक्ट सही होने चाहिए, बैलेंसिंग तो सब कर लेते हैं। तो बेटा ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस रिलीज होंगे। अब देखो यही है, देखो ये सारे स्टीम से कर रहे हैं, जहाँ गैशियस फॉर्म में लिखा है, ये L से नहीं कर रहे, लिक्विड से नहीं कर रहे, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर से नहीं कर रही है आप, ये सारी लैब में टेस्टेड है इक्वेशन। ऐसे आयरन की बात करें तो आयरन मैंने बताया ना, ना ठंडे पानी से करेगा ना गर्म पानी से, सिर्फ और सिर्फ स्टीम से करेगा। और ये बनाएगा Fe3O4, इसका नाम पता है आपको? नहीं, आयरन ऑक्साइड तो दो होते हैं, फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है। इसका नाम है फेरोफेरिक ऑक्साइड, फेरोफेरिक ऑक्साइड। देखो जब आयरन की वैलेंसी 2 होती है बेटा, तो वो बनता है फेरस ऑक्साइड। मैंने बताया ना, अस वाला का कम होता है हमेशा,
तो फेरस ऑक्साइड में लिखते हैं, इसे Fe ब्रैकेट रोमन में 2 करके भी ऑक्साइड में लिखते हैं। और जब बचे 3 होती है तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं Fe3O4 यानी कि फेरोफेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे आपको ध्यान होनी चाहिए, राइट। मैं फिर से बता दूं, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, दे डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। ये ठंडे या गर्म पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पर ये स्टीम के साथ, गैशियस के साथ, आयरन या वाटर गैशियस के साथ कंबाइन करके ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास। इसके अलावा अगला है रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने पहले भी आपको बता रखी है शायद फर्स्ट चैप्टर में, ये फिर से बता देता हूँ। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स को वर्टिकली अरेंज किया गया है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज में अरेंज किया गया है। उसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी मैंने बता रखी है, अगर ध्यान हो तो। इसका मैंने हिंट भी बताया था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, हम आएंगे आज पकाने। अगर आप चाहें तो फर्स्ट चैप्टर के मेरे वीडियो में इसकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका हिंट है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, हम आएंगे आज पकाने। केदार में K फॉर पोटेशियम, नाथ में Na फॉर सोडियम, का फॉर कैल्शियम, माली फॉर मैग्नीशियम, आलू फॉर एल्यूमिनियम, जरा फॉर जिंक, जरा फीके फॉर आयरन, से फॉर टिन शायद लिखा नहीं होगा, लिख लीजिए आप एनसीईआरटी में। पकाता फॉर लेड, है फॉर हाइड्रोजन, Cu फॉर कॉपर, Hg फॉर मरकरी, Ag फॉर सिल्वर। हम आएंगे आज फॉर गोल्ड, पकाने फॉर प्लैटिनम। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार इसका हिंट लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, पकाता इसी ऑर्डर में लिखना, पकाता है क्यों, हम, Hg फॉर हम मरकरी, हम आएंगे सिल्वर, हम आएंगे आज गोल्ड पकाने। चेक करो क्लास, शायद टेन एनसीईआरटी में है नहीं, और अगर एनसीईआरटी में आप ये सीरीज देखना चाहते हैं बेटा तो ये पेज नंबर 45 पे गिवन है ये सीरीज, ठीक है ना, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। प्लैटिनम भी नहीं है, मुझे पता है, वो लास्ट में आ गया। गोल्ड से ज़्यादा कम रिएक्टिव है प्लैटिनम, आजकल प्लैटिनम की ज्वेलरी तभी फेमस है। तो क्लास ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अलावा आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बेटा आ जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड आ जाते हैं, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेसिस के साथ ताकि वो वाटर प्रोड्यूस कर सके। ये जो है ये तो बाद में करेंगे क्लास। एक और छोटा सा टॉपिक है जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, वो है एक्वा रिजिया, और ये लास्ट टॉपिक है, बाकी हम नेक्स्ट उसमें अपडेट करेंगे। एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया एक मिक्सचर होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का और कॉम HCl का, ये एक मिक्सचर है। अगर आप देखना चाहें एक्वा रिजिया के बारे में तो पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है एक्वा रिजिया के बारे में। नहीं, नॉट पेज नंबर 40, एक सेकंड रुकिए क्लास, हाँ पेज नंबर 44 पे देखिए लिखा हुआ है। उन्होंने HCl पहले लिखा है, HNO3 बाद में लिखा है। इससे कंफ्यूज मत होना कि अगर HNO3 पहले लिख रहे हो HCl बाद में लिख रहे हो तो 1:3, अगर HCl पहले लिख रहे हो और HNO3 बाद में लिख रहे हो तो 3:1। इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि HNO3 मैंने बताया था बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। तो क्लास 1:3 में है ये कॉन्क HNO3 और कॉन्क HCl का मिक्सचर है ये। और अगर आप इसमें गोल्ड
जो है डाल देंगे तो गोल्ड की अपर लेयर डिपॉजिट हो जाती है। इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वा रेजिया पर ही, जो कि गिवन है पेज नंबर 57 पर। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, a man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? तो मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूं कि एक व्यक्ति था जो अपने आप को सुनारा होने का दावा कर रहा था, गोल्डस्मिथ होने का दावा कर रहा था। वो जाता है किसी लेन में, किसी लोकेलिटी में, और किसी लेडी को कहता है कि आप अपना पुराना सोना दीजिए, मैं उसको बिल्कुल नया कर दूंगा और शाइनी कर दूंगा। तो वो लेडी उसे वो सोना दे देती है, और वो क्या करता है, उस एक मिक्सचर में डालता है उस गोल्ड को। तो लेडी का सोना तो शाइन हो जाता है, पर उसका वेट हल्का हो जाता है, तो इस वजह से लेडी उससे आर्गुमेंट कर रही होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस सुनार ने, द वन हु वाज पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ, उसने किस सॉल्यूशन में डाला था कि गोल्ड डिसॉल्व हो गया? उसने एक्वा रेजिया में डाला था। ठीक है, उसने एक्वा रेजिया में डाला, उसने एक्वा रेजिया में डाला था। और एक्वा रेजिया एक मिक्सचर है एक्वा रेजिया एक मिक्सचर है कॉन्क HNO3 और कॉन्क HCl का। और इस मिक्सचर में डालने के बाद गोल्ड की जो ऊपर रफ लेयर थी वो तो हट गई, लेकिन शाइनी अपीयरेंस सब तो आ गई, लेकिन काफ़ी सारा गोल्ड उसमें डिसॉल्व हो गया उस मिक्सचर में। और अब तुम्हें पता है आज की डेट में गोल्ड का रेट 40 से 50 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम। मान लो 5 ग्राम भी उसने चुरा लिया, ठीक है ना, तो भी उसका कितने पैसे उसने कमा लिए। समझ रहे हो ना बात? ठीक है ना, दैट मैथमेटिक्स यू कैन अप्लाई। अब क्वेश्चन एक आता है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर वो कैसे उसमें से अलग करेगा गोल्ड? वो तो एक एसिड वाला मिक्सचर है, हाथ तो डालेगा नहीं उसमें से, और गोल्ड के पार्टिकल भी बहुत छोटे छोटे होंगे। तो उसका आंसर है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है, उससे अलग कर सकता है। ठीक है ना, उससे गोल्ड के पार्टिकल, एनोड और कैथोड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पर इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एक्वा रेजिया के बारे में लिखना है, और एक्वा रेजिया 1:3 है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क HCl। क्लास अभी इसके नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।